कोई भी बेटी का पिता ये गीत पूरा नहीं सुन सकता सर। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सॉरी। नहीं, मैं तो ये जितने भी गीत आपसे बताऊं घटनाओं से लिया। मैं घटना गई, कोई घटना हुई, ऑब्जर्व किया, फिर उस पर प्रयास करता हूँ, हो जाता है तो हो जाता है। मेरा सांचा था जो वो सांचा मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। वो बदनाम हो रहा है। अभी हाल ही में मेरठ की घटना हुई जिसमें 75-70 टुकड़े करके उसको ड्रम में डाल दिया गया। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन प्रभु आप सभी लोगों को। मेरा पॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा है, इसके मतलब आप स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं। ऐसे ही ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं एक खास बातचीत में दिल की बात सच के साथ इस एपिसोड में आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प और ख़ास व्यक्ति से मुलाकात के लिए आपके सामने हूँ। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूँ, एक हमेशा की तरह एक आग्रह। एक अर्श फाउंडेशन हमारी संस्था है जिसको लेकर हम बहुत सारे काम करते रहते हैं और सामाजिक कार्यों में खासकर कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं जिनके पास कोई मंच नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। उनके लिए मेरा ये फाउंडेशन काम कर रहा है। तो धन की आवश्यकता होती है, एक बारकोड जाएगा। अगर आपकी नेक कमाई में से कुछ आपका भाव कहता है तो उस पर आप लोग अंशदान दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा संतुष्टि मिलेगी आपको। तो सीधे सीधे मैं बात करता हूँ आज गाजीपुर में जन्मे और भोपाल में रहते हुए आज एक आम यात्रा से ख़ास मंजिल तक पहुँचने वाले संजय सिंह जी से। नमस्ते सर। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। आप इनके चेहरे से वाकिफ़ होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये ऐसे सूरज हैं जो एक गांव से जन्म लेकर भोपाल पहुंचा और भोपाल में आज इतनी बड़ी शोहरत हासिल किया है। लेकिन सच बात तो यह है कि इनकी शोहरत के पीछे एक बेटी का हाथ है। आप एक बेटी के पिता हैं, एक बेटा है, और सहधर्मिणी की बात ना हो तो यह अन्याय होगा, वो भी हाउसवाइफ है। एक सोशल इंजीनियरिंग को लेके बहुत बढ़िया तरीके से ये परिवार चल रहा है। और एक गीत ने इतना सराहा आप लोगों ने कि आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी। तो आज हम बाबूजी के साथ हैं, तो आप जनता के बाबूजी बन चुके हैं। मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम करूंगा आपको, आपकी संस्था को और संस्था को, जिसके माध्यम से आप इस तरह से हमारे जैसे छोटे गीतकारों को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत भी करूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ लोगों से बातचीत कर सकूं। बिल्कुल, आप प्रेरणा है। मेरा मानना ये है संजय जी कि जब हम किसी सेलिब्रिटी का, बड़ी सेलिब्रिटी का अगर पॉडकास्ट करें तो उसको तो एक आम आदमी देखेगा, सुनेगा, समझता है और जनरली एक मास सुनता है उसको बहुत। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों की बातों को आगे लिया जाए जो जिससे रिलेट करके आदमी आगे बढ़े। हम आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे गाजीपुर से आप भोपाल पहुंच गए। हाँ, कैसे पहुंच गए तो सीधा सा सवाल है कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरी चाकरी के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो पहले मैं दिल्ली गया। दिल्ली बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, भीड़ भाड़ वगैरह। तो भोपाल में एक आध बार गया था तो एक अवसर मिला तो मैं भोपाल चला आया। और भोपाल बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत जो कुछ मैं हूँ आज भोपाल की वजह से हूँ। और भोपाल जैसे हम जानते हैं कि हमारे बनारस कल्चरली एक सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस तरह भोपाल भी इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। कला संस्कृति वहाँ की बड़ी रीच है। तो उसी के प्रभाव में मैं चला गया और वहाँ पे तमाम तरह के कार्यक्रम रात दिन होते रहते हैं। और एक बड़ा अच्छा तरह तरह के कार्यक्रमों में जाना, नाटकों को देखना, थिएटर देखना,
नुक्कड़ नाटक देखना। खुद भी मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता जी। हूँ, तो कई बार हम लोग खुद नुक्कड़ नाटक इस तरह के तैयार कराते हैं, थिएटर से जुड़े रहते हैं। और कई बार भी मंचों पे मैं जाके सुनता था नीचे बैठ के कि, तो कभी कभी मन करता था कि काश मैं भी वहाँ से कुछ पढ़ पाता। ऐसे तो बहुत सारी भावनाएं आती दिल में, लेकिन ये पता नहीं था कि कोरोना में, आप तो खुद उसके साक्षी रहे हैं कि एक गीत बना, उस समय अवसर था और घर पे बैठे थे हम लोग, तो मेरी जो हुनर था वो थोड़ा समय मिला उसको, वरना तो मिडिल क्लास में आप जानते हैं कमाने खाने में ही ज़्यादा समय जाता है। मिल पाता। तो वो 5-6 महीने जो ब्लॉग था थोड़ा सा, तो उसमें मैं बैठ के कुछ लिखने लगा, कुछ बनता रहा भी, बहुत सारे गीत लिखे। और ये गीत जैसे आप जानते हैं पूरी कहानी कि फिर वो किसी एक कभी हमारे मित्र हैं उनके यहाँ गया मैं, और उन्होंने उसको, मुझे वो भी पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको वो कर दिया, लाइव कर दिया। फिर हज़ारों लोगों का फिर वो बहुत ये हुआ, फिर बहुत सारे लोगों ने गाया उसको। तो मैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही मानता हूँ कि मुझे लोगों ने बनाया, मुझे किसी बड़े कवि ने नहीं बनाया, मुझे आम लोगों ने पसंद किया, खासतौर से बेटियों बहनों ने हमें इतना पसंद किया, ये गीत को इतना पसंद किया। जनता ही बनाती, जनता ही बनाती, जनता जनार्दन। इसीलिए मैंने उनको प्रभु कह के संबोधित किया। दोस्तों मैं बताऊं, संजय सिंह जी से मेरी मुलाकात नहीं थी, इनका गीत मैंने जब सुना वो लाइव वाला, एक दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे आपने गाया था, सोने चांदी की दुकान थी, सोने चांदी की दुकान, उस पर गाया था। और एक हमारे जो हमको आज हमारी इस उपलब्धि में सहायक हैं गौरव राय, जो कैमरा चलाते हैं, उन्होंने ये गीत मुझे भेजा। तो चूँकि बेटियों के लिए मैं गाना गाता था तो आपका गीत जब आया तो मैंने इनसे परमिशन ली और उस गीत को मैंने अपनी आवाज़ दी। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से और इनके शब्दों को और हमारी आवाज़ को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस गीत को देखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा गीत गाया आपने। उस गीत में नहीं गाया तो ठीक है, लेकिन जो शब्द आपने पिरोए हैं, ये प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? हाँ, इस तरह से ये मानिए कि हम लोग एक तो गांव से, आप जानते हैं बहुत छोटे से गांव से रहने वाला हूँ, और संयुक्त परिवार था, 10 भाई और 8 बहन, 4 पिताजी, हमारे 4 भाई और 8 बहनें और 10 भाई। अभी एक बहन नहीं रही हमारी, एक भाई भी नहीं रहे। और ये इन परिवारों का जो मैं मानता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मेरे पास है, उनकी यादें, उनका जो लेन देन, वहाँ पे जो प्यार, उनका स्नेह, वो सब कुछ मेरे जीवन में, हम लोग तो अभी मैं बोलता हूँ तो मैं एक नकली जीवन जी रहा हूँ ऐसा कहूँ। जो प्रेम, जो स्नेह उन परिवारों से मिलता था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और वो पिताजी हमारे, सबके पिताजी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। और पुलिस में रहे, साधारण से पुलिस में रहे, लेकिन एक ईमानदार, और जिसकी बोलते हैं ना कि हम लोग उनके एक इंच मात्र भी नहीं, इस तरह के व्यक्तित्व से मैं निकला। और ये मेरा भाग्य है कि उनका बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर रहा। हमारे बड़े बाबूजी का बड़े प्रभाव रहा, नेताजी थे, हमारे पिताजी बड़े बाबूजी थे, 3 काका लोग थे। तो वो जो उनके साथ जो भाइयों का उनका अपना प्रेम, बेटियां समझ में नहीं आती थी कि हमारी बहन है कि नहीं है, भाई समझ में नहीं आते थे कि मेरे भाई है कि नहीं है। तो ये जो स्नेह और ये जो प्रेम, कभी पिताजी तो घर जाते थे तो हम लोगों से बोलते भी नहीं थे। संयुक्त परिवार में आप जानते हैं कि किस तरह होता है, भतीजे को लेकर दिन भर खिला रहे हैं लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे हैं, एक परिवार का जो, तो ये चीज़ अपने आप में बहुत अनूठी थी। और बिल्कुल उन सब चीज़ों को बहुत मिस करता हूं, बहुत ज़्यादा। मैं तो उसी में जीता हूँ, उसी में रहता हूँ। आज भी मैं आधा दिन उन्हीं विचारों में रहता हूँ, उन्हीं यादों में रहता हूँ, और उन्हीं को थोड़ा बहुत कुछ लिख देता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। ये मेरे लिए उससे बड़ा कुछ कोई जीवन नहीं है। अब तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। क्या लगता है लौटेगा वो ज़माना फिर से? नहीं, अब कहाँ, सब होने वाला नहीं है तो खैर वो नहीं होने वाला, लेकिन आप और हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो उन दोनों चीज़ों को देखा है। अभी बच्चों को नहीं पता चलेगा कि वो संयुक्त परिवार नाम की चीज़ क्या होती थी, चाचा काका ताता मामा काका फूफा क्या होते थे, और वो संबंध कैसे होते थे, ये उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी सब बच्चे इस तरह से। तो हमने तो वो भी देखा है ना, बाढ़, सूखा, अभाव, उसी में गीत, है ना, और वो जीवन चलना। और आज तो खैर टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो वो तो इस मामले में हम उस संक्रमण काल में हैं, और बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि जो कि हमने इन दोनों चीज़ों को देखा है। तो इसमें ये पीढ़ी, आप हैं, हम हैं, मेरे ख्याल में शायद आगे वाली पीढ़ी शायद नहीं जान पाएगी, समझ भी नहीं पाएगी कि क्या होता था। आपके गीतों से वो अंदाज़ा लगा सकती है कि हमारा परिवार ऐसा रहा होगा। बिल्कुल। क्या कैसे ये भाव आया इस गीत के लिए जो आपका ये वायरल हुआ इतना? मैं छोटे से, बचपन से ही, पिताजी नौकरी करते थे हमारे, पुलिस में थे वो, तो वो हमेशा वो किसी लड़के की तलाश में रहते थे बहनों की शादी के लिए। क्योंकि 8 बहनें थी और हमारे बड़े पिताजी उतना ध्यान नहीं देते थे, तो ये क्या करते थे कि ये रात दिन पुलिस में रहते थे, तो कोई जाति संवर्ग का पकड़ के उसके लड़के की शादी करते थे। अम्मा से पूछता था, अम्मा हर समय पुलिस वाले बोलते थे कि बेटियाँ आपकी कितनी बेटियाँ हैं, आप रात दिन शादी की बात करते रहते हैं, हर दिन शादी की खोजते रहते हैं।
और वो इनका उनका कुछ ना कुछ उस समय पैसे वैसे भी उतने नहीं थे, जर जुगाड़ लगा के अपने संबंधों से बड़ी बेटियों की शादी की। चूँकि हमारे काका शांत हो गए बहुत, 3-4 लड़कियां थी उनकी छोड़ के, और वो जाते समय पिताजी से भी उन्होंने ऐसा कहा कि ये आपकी बेटियां हैं, और हमारी तो एक ही बहन थी खैर, लेकिन उन बेटियों की शादी के लिए पूरा उम्र उन्होंने लगा दी। और आज भी वो बहुत प्यार करती हैं उनसे, मतलब उनके साथ उनसे मिलो तो मुझे लगता है मुझ में वो क्या देख रही है, मतलब इतना वो लगता है। वो चारों बेटियों के लिए, एक अपनी बहन, 5 बेटियों के लिए, काका की बहन, चलो रात दिन इसी में कुछ ना कुछ। उस समय तो जानते हैं उतना कुछ उसने पैसे भी नहीं थे, 1988 में तो रिटायर ही हो गए थे। थोड़ा जोड़ के वो शादियाँ, हर तीसरे साल, हर दूसरे साल शादी, और फिर हम लोगों का शादी में जाना, फिर वो तैयारी करना, वो गाँव के लोगों को बनाना, गाँव के लोगों को खिलाना, वो शादी का माहौल आप गाँव का जानते हैं, वो गीतों का माहौल। हमारी अम्मा बहुत पारंपरिक गीतों का बड़ा वो था, पापा तो हमारे गुनगुनाते भी नहीं थे, लेकिन माता जी बहुत ये पारंपरिक जो गीत होते हैं गांव के, वो बिना उनके वो गांव की शादी पूरी नहीं होती, इतना हो जाती थी। और इतने सारे गीत, और सुनते सुनते ऐसा लगता था कि गीत ही पूरा जीवन है। और खेत में जाओ तो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो गा रहे हैं, रोपनी करने वाले वो लोग गा रहे हैं, उत्सव हो तो उत्सव के गीत हो रहे हैं। तो पूरा मानव जीवन ही, मैंने कहा कि वो एक तरीके से लगा कि बिना गीत के अधूरा है। वो अंश आपके अंदर आ वो अब कह सकते हैं आप वो अंश आ गया, या मैं बहुत प्रभावित रहा, वो बहुत ध्यान से सुनता था। लेकिन आपके उस गीत में पूरा एक एक चीज का चित्रण है जो मिडिल क्लास की फैमिली में जो मतलब एक पिता महसूस करता है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा सा सुनाएं उस गीत को। वो गीत तो सुनाई दूंगा मुझे सुने, लेकिन जो आप सुनाएंगे ना वो एक अद्भुत चीज हमसे अच्छा तो आप उस गीत को गाते में गा देता हूँ। उसका एक 4 बंद सुना देता हूँ, आखिरी वाला जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। शुक्रिया। कोई भी बेटी का पिता ये गीत पूरा नहीं सुन सकता सर। आप अंतिम बंद गा रहे थे, मैं 3 बेटियों का पिता हूँ, मैं इसीलिए भी इस चीज को इसीलिए मैंने पूरा नहीं गाया, सॉरी जी। क्योंकि ये गीत जब भी आता है तो मतलब अपनी बेटियों का पूरा याद आ जाता है कि कैसे, और वो यात्रा दिखाई पड़ने लगती है कि जैसे आपने लिखा है। वाकई में माँ सरस्वती ने खुद ही ये संदेश, बिल्कुल अपन कुछ नहीं लिख पाते, कलम पे बैठ के लिखवाया है उन्होंने, प्रकाश दिया उन्हीं की रोशनी से बोल पाते हैं। सही कहा आपने। आज जो कविताएं हो रही हैं, आज जो गीत हो रहे हैं, इनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? हालांकि क्या हम पीढ़ियों को दे रहे हैं? क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? एक प्रबुद्ध गीतकार है आप, आज के युग के, मतलब आप अभी वाह में भी गए थे। सैलोस लोढ़ा जी ने भी इसका बहुत तारीफ किया आपके गीतों को। तो आपसे एक आजकल के जो युवा कवि हैं उनके लिए क्या संदेश हो सकता है? मेरे ख्याल में जो गीत होते थे, या जो मेरे मायने में, क्योंकि अपनी सबकी समझ है, अपना सबका सुझाव है, गीत केवल मनोरंजन नहीं है। गीत हमारे भाव से जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है। तो गीत केवल मनोरंजन के लिए गाना या उस तरह का कि कुछ देर हमें अच्छा लगे। आप देखते होंगे कई सारे गीत आपको बहुत बचपन में आपने सुना होगा, उसको आज भी गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और उसको सुन के भावुक हो जाते हैं। बहुत सारे गीत आजकल के आ जाते हैं, कल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनकी आयु बहुत कम होती है, या बहुत कम समय तक वो चलन में रहते हैं। तो गीत तो, लेकिन उसके साथ जो एक चीज़ है कि जो हमारे जनजीवन से चीज़ें निकली हुई हैं, जो हमारे लोक जीवन से चीज़ें निकली हुई हैं, जो लोक संबंधों से जो चीज़ें निकली हुई बड़ी अस्थायी होती हैं। तो अब ये टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं कि कौन अच्छा लिख रहा है, कौन अच्छा नहीं लिख रहा है। लेकिन आज भी अच्छे गीत बहुत लिखे जा रहे हैं। और एक तरफ से मैं देख रहा हूँ कि अब का जो समय, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे गीतकार और अच्छे गीत लिखने वाले भी आगे आ रहे हैं, उनके गीत भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अच्छे गीत आएंगे, गीत कभी जाते नहीं हैं। मैंने कहीं कहा था कि
4 पंक्तियाँ गीतों पे जी, पूछता कि बिल्कुल, बिल्कुल। गीत जन्म से जो शुरू होता है ये गीतों का सफ़र, गीत गाते हुए सर हर सांस आती जाती है, साथ गीतों का कुछ ऐसे निभाया जाता है, आखिरी गीत तो मरघट पे गाया जाता है। तो आप गर्भ में भी नहीं, जन्म में नहीं, आप जब गर्भ में होते हैं तब से गीत सुन रहे होते हैं और अंतिम यात्रा तक जय राम राम सत्य है के गीत में हम लोग समाप्त हो जाते हैं। तो पूरा जीवन अपने गीतों से भरा हुआ है। और आजकल हम जो गीतों से कट गए हैं, ये हमारे एक, मैं मानता हूँ कि इसको हम लोग तो चूँकि रेडियो से सुन के और विविध भारती सुन के कितना आनंद का उस समय था। आजकल तो सब कुछ है, लेकिन वो उस तरह का न समय है न तथ्य है। लेकिन वो गीतों से निकले हैं हम लोग, कब से बचपन से ही सुन रहे हैं। पिताजी फिलिप्स के रेडियो ले आकर रख देते थे और उसी को वो BBC सुनते थे, हम लोग गाने सुनते थे। वो बैटरी से चलता था, उस समय बड़ा महंगा होता था। बाद में चार्ज करने वाला आ गया, तो पढ़ाई लिखाई सब उसी से हुआ। एक मतलब मैं बोलूँ तो मैंने आधा जीवन तो गीत सुने और इतने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ गीतकार हुए बहुत अच्छे कि आप क्या कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ कि हमारा देश गीतों का भी देश है। बिल्कुल, हजारों करोड़ जो अलग अलग बोलियों में गीत हैं, जिनमें दुख के साथ ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। आजकल शादियों में कहा नहीं तो एक शादी में कम से कम सैकड़ों गीत गाए जाते थे। अब आज तो शादियों में वो पारंपरिक गीत सुनने को ही नहीं मिलेंगे। एक तरह की शादियाँ हो रही हैं और जो भी हो रहे हैं वो थोड़े फिल्मी वगैरह, तब इस तरह के गीत हैं। नहीं तो दूल्हा जाता था मड़वे में तो एक गीत बैठता, हर स्टेप के बराबर हर स्टेप का गीत आप गीत, वो बैठता था तो एक गीत, उठता था तो दूसरे गीत। इतने सारे गीत, खूब पूरा बाराती मिलके सुनते थे, पूरे घराती मिलके सुनते थे और पूरी महिलाएं मिलके गाती थी और एक जो माहौल बनता था तो ऐसा लगता था कोई भगवान उत्सव कर दिया हमारे यहाँ। वो बहुत महंगी शादियाँ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो आनंद नहीं आता, खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कहने का आपकी तरफ से ये संदेश माना जाए कि आजकल के जो उभरते हुए युवा हैं वो अपनी विरासत को साथ लेके चलें। बिल्कुल, किसी ने कहा भी है कि अपनी विरासत को संभालो वरना आपकी बारिश में दीवार भी गिर जाएगी। बिल्कुल, तो 100% सही है। अच्छा, कहीं ना कहीं बेटियों के अलावा भी आपने बहुत से मार्मिक गीत लिखे हैं, कोई आपको जो सबसे अच्छा लगता हो वो दर्शकों को गुनगुनाइए। एक बाबूजी के लिए आपने कविता लिखी है जी, बहुत सारे पिता के लिए जी, पिता के बारे में एक मुक्तक सुनाता हूँ, सुनिए आप। बाबूजी के लिए कि जब हमारी, भगवान न करे माता पिता हमारे हमेशा बने रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ। कभी माँ आगे चली जाती है, कभी पिता ही चले जाते हैं। तो माँ अगर चली गई तो पिता की हालत क्या होती है, 4 बंद सुनिएगा। कि जब से मैया स्वर्ग सिधारी, छोड़ दिया सब जिम्मेदारी। जब से मैया स्वर्ग सिधारी, छोड़ दिया सब जिम्मेदारी। दीवारों को दालानों को बस यूं ही तकते रहते हो, बाबूजी क्यों चुप रहते हो, बाबूजी क्यों चुप रहते हो, बाबूजी। भगवान न करें आपके जाने के बाद देखिए, माँ नहीं रहे तो पूरी गृहस्थी खराब हो जाती, पिताजी नहीं रहे तो फिर माँ भी गृहस्थी चला नहीं पाती। बिल्कुल, ये ऐसा एक युग है जिसको जी लिया, जिसको हमने देख लिया, पता नहीं लोग कैसे महसूस करते होंगे। आपने एक गीत लिखा था बेटे को लेके जी, तो वो भी कहीं से इंस्पायर्ड हुए थे? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये जितने भी गीत आपसे बताऊँ घटनाओं से लिया। मैं घटना गई, कोई घटना हुई, ऑब्जर्व किया, फिर उस पर प्रयास करता हूँ, हो जाता है तो हो जाता है। वो जो घटना बता रहे हैं वो पिताजी को आश्रम में छोड़ दिया जो बेटे ने, हाँ। शायद वो जबलपुर की घटना है, नाम नहीं बताऊँगा मैं। वो उस लड़के से मैं वो मॉर्निंग वॉक करने जाता था, मैं उस समय मंडला में था, वो रहने वाले मंडला के थे। तो उनको एक दिन किसी ने मुझे बताया कि वो पिताजी को आश्रम में छोड़ के आ गए, वो लड़के को। तो मैंने कहा उससे लड़के तो नहीं थे यार। खैर मैं उससे 1 हफ्ते बाद मैं वो आते जाते थे, मिलते थे, लेकिन मैं उनसे बोलता नहीं था। मेरे मन में थोड़ा कि यार ऐसा ये हाँ बराबर, लेकिन जी। फिर किसी ने बताया कि वो आ गए हैं, दूसरे दिन आ गए वो, लेकिन निकल नहीं रहे हैं क्योंकि ये बात समाज में फैल चुकी थी। अच्छा। तो मैं गया उनके घर, मैंने कहा मिल लूँ उनसे। तो उनके लड़के ने, जो लड़का भी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने जो बात कही हमसे कि मैं क्या, कि बोला कि मैं पिताजी को छोड़ के तो आ गया नागपुर के एक वृद्धाश्रम में, जबलपुर से नागपुर लेके चले गए। आया तो मैं रात भर सो नहीं पाया, पहली बार वो लड़का छोड़ के आया था लड़का, और वो पूरी मेरी कहानी बताने लगा और मैं बहुत भावुक हो गया उसको सुन के कि रहा होगा कुछ तथ्य उनके सामने, वो पारिवारिक मामला है। तो बोला कि मैं पहली बस से फिर मंडला से गया मैं,
और नागपुर से जाके पहली बस से शाम तक पिताजी को लेके आया। और जब वो पिताजी वहाँ पे आश्रम के गेट से पहले कहीं वो बार बार झांक रहे थे, और ये जैसे गेट पे पहुँचा हो तो पिताजी ऐसे दौड़े जैसे मतलब कि एक बच्चा पिता को बिल्कुल देख के बिल्कुल दौड़ता। तो बोले कि वो ऐसा लगेगा जैसे वो गिर जाएंगे। फिर मैंने जाके पिताजी को संभाला, फिर हम लोग बल भर वहाँ पे रोए दोनों लोग, फिर पिताजी को लेके आए। तो एक अपराध बोध की कविता है, एक अपराध बोध का गीत है। हो जाता है हमसे कोई गलती जीवन में हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है कि एक आध बंद सुना देता हूँ आपको। हाँ जी सुनाइए। मेरा साचा था जो, भाव उसके हैं बस शब्द मैंने फिर मेरा साचा था जो वो साचा मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। रात का तीसरा पहर है। क्या महसूस किया कि मैं जग रहा हूँ तो वो भी न सो रहे होंगे। एक रात की कहानी। मैं जग रहा हूँ तो वो भी न सो रहे होंगे, सिसकियाँ रोक के बाबूजी रो रहे होंगे। इतनी पीड़ा कभी जीवन में ना सही होगी, माँ मेरी स्वर्ग में बेचैन हो रही होगी। माँ तेरी दूध में मैंने तो जहर घोल दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। एक बंद कहिए तो और सुना दे। नहीं नहीं एकदम सुनाइए सर, एकदम देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो ज़्यादा मैं खड़े भी नहीं करना। एक उसका बंद है कि पिताजी हमारे भारतीय मूल संस्कृति में पिता को क्या मानते हैं? पिता परमेश्वर कहते हैं जी। परमेश्वर में भी पिता लगाते हैं। मेरे पिताजी का नाम परमेश्वर था ही। अरे वाह, आप तो दुगने सौभाग्यशाली हैं। कि बाप क्या होता है, पिता क्या होता है? कि मेरा मौला मेरा, इसी गीत का आखिरी बंद है जी। मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो, चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो। हम जिन्हें ढूंढते अरे मथुरा में और मदीने में, शिव के सावन में या रमजान के महीने में, वही मूरत थी जिसे आज मैंने तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि चाहे जैसा बेटा हो, अपने पिता के प्रति उसके ये भाव हमेशा बने होते हैं, होते रहते हैं, और रहना भी चाहिए, और रहना भी चाहिए। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जब तक माँ बाप बहुत दिन साथ नहीं रहते, जितनी तुम्हारी उम्र होगी मुझे लगता है कि उतना भी वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तो उन्हें अगर अपने बच्चों से अपनी पीढ़ी को अच्छी संस्कृति, अच्छी शिक्षा देनी हो, और सही बात है कि इस भारतवर्ष को, समाज को उन्नत बनाना हो, तो अपने माँ बाप को कभी मत भूलना बच्चों। ये संजय सिंह, टिप्पणी कर दूं मैं जी। मुझे लगता था कि पता नहीं वो कैसे लगेगी आपको कि पिताजी अब नहीं रहते हैं, हमारे पिताजी नहीं रहे, किसी के नहीं रहते, तो हम इसलिए नहीं रोते कि वो हमारे पिताजी थे या उन्होंने हमारा लालन पालन किया था या हम उन्हीं से पैदा हैं। उसके मूल में ये रहता है, ये विचार रहता है कि वो उनके रहते रहते मुझे जो करना था वो मैंने उतना नहीं किया। ये भाव उसके मन में रहता है, ये डर रहता है, ये भाव मतलब ये अंदर बराबर है। और तो सब पिताजी तो सबके पिताजी हैं, सबको अपना पिताजी बच्चों से प्यारा रहता है, लेकिन ये जो भाव आदमी काटता है, जो मुझे भी आज तक कचोटता है कि हम अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन वास्तव में जितना हमें उनको समय देना चाहिए, जितना सम्मान देना चाहिए, जितना सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, जितना उनको करना चाहिए, वो शायद हमने ये कचोट रह जाती है। और इसके लिए लड़का जो रोता है तो फिर बंद नहीं होता ये, क्योंकि इसका कोई अंत, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई इस गहराई का कोई था नहीं। आप इस बात को महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करता हूँ मैं कि जब मैं आपकी उस उपलब्धि को देखने के लिए अगर वो माता पिता अगर होते तो शायद मुझे लगता है कि शायद उनके जीवन का वो सबसे बड़ा पल होता कि आज संजय सिंह का नाम कहाँ है, संजीव श्रीवास्तव का नाम कहाँ है। ऊपर से कहीं होंगे तो बिल्कुल वो महसूस कर रहे होंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है ये। और
खैर ये चर्चा बहुत ही मार्मिक हो गई है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली चर्चा हो गई है। और दोस्तों, संजय जी का आज यहाँ पर प्रोग्राम था और हालांकि वो ये उस काबिल नहीं है। आज 1 अप्रैल का दिन है और बनारस में महामूर्ख सम्मेलन हो रहा है, उसमें आप आए। मैं लखनऊ में था और मुझे पता चला कि आप हमारे शहर में आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से दौड़ा 9 बजे रात को चला और सुबह 5 बजे पहुंचा। ये भी 6 बजे पहुंचे और आज होटल के कमरे में बैठ के हम इस चर्चा को आपके सामने लाने के लिए शूट कर रहे हैं। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ना आपका ना सरकार, क्योंकि तैयार होना है और अभी घाट वोट आए हैं तो बनारस घूमेंगे। और चलते चलते मैं आज आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा करना। आपने बेटियों के ऊपर गीत लिखा, मैंने उसको आवाज़ दी अपनी, बहुत बढ़िया, लोगों ने बहुत सराहा, बहुत चाहा, अच्छा लगा। और सर, एक ऐसी विडंबना इस समय करीब पिछले 6 महीनों के अंदर देखने को मिल रही है बेटियों की तरफ से, जिससे बेटियों का जो आउरा है, जो महिलाओं का एक आउरा बना होता है पुरुषों के, उसमें वो बदनाम हो रहा है। अभी हाल ही में मेरठ की घटना हुई जिसमें 75-70 टुकड़े करके उसको ड्रम में डाल दिया गया। अतुल सुभाष ने एक घटना करी। इसके बारे में आप आजकल की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पिता, जहां पर आपने कलम से लिखा है कि वो ये सोचता है, एक बेटी ये सोचती है कि पिताजी आप कैसे होंगे, कहाँ होंगे, एक तरफ से इस तरह की भावना क्या? मेरा एक गीत ही है, 2 बंद गा देता हूँ, उसको इसी पे है जैसा आपने बताया, बेटियों पे लिखा था, वो बता भी दूंगा। हाँ, कि वो इसी तरह के दर्द भरी घटना में क्या हुआ, मैं घटनाओं से लिखता हूँ, आपको पता है। हाँ, तो मैं कहीं जा रहा था, हमारे यहाँ एक सीहोर जिला है, मैं जा रहा था, तो एक झाड़ी के पास कुछ लोग खड़े थे, तो मुझे लगा कुछ घटना वगैरह हो गई। तो किसी ने बताया कि कोई बच्ची वहाँ पे, अच्छा, तो फिर रेस्क्यू किया गया, बाद में सुना कि शांत हो गई। मैंने कहा है बताओ, और कुत्ते आसपास मर रहे थे, तो हालांकि झाड़ी में थे इसलिए कुत्ते पहुंच नहीं पा रहे थे, तब तक लोगों ने देख लिया, सुबह का समय था। तो अब ये एक तरफ तो हम बहुत सारी बातें, बेटियों को बहुत मान दे रहे हैं, बेटियां हमारा देश का मान रख रही हैं, परिवार में उनका मान बढ़ा, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आज भी समाज की कठोरतम तस्वीर जब सामने आती है, मैंने कहीं लिखा कि वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। हम नवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि का समय चल रहा है, भोजन कराते हैं, पैर छूते हैं, पैसे देते हैं, प्रसाद देते हैं, कि वो झाड़ियों में एक रूप ये भी है, पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है, फिर एक बेटी की लूटी असमत, फिर एक बेटी की लूटी असमत, फिर एक दुल्हन जली मिली है, वो झाड़ियों में पड़ी मिली है। लंबा गीत है, आप भावुक हो जाएंगे, इसलिए मैं कभी समय होगा तो जरूर सुनाएंगे। लेकिन ये जिसको बोलते हैं ना, हम बार बार बोल रहे हैं कि लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे, लेकिन एक ये तस्वीर अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और ये वो कौन लोग हैं, एक समाज को भी एक विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि जो घटना एक जानवर भी नहीं कर सकता। जानवर भी आपको काटने के बाद शेर फिर नहीं काटता हिरण को, आपने देखा होगा, मारने के बाद फिर चाटता है उसको या खाना खाता। उस ये विभत्सता का, और ये अब पता नहीं नशे की वजह से या कुछ क्या प्रभाव है, ये कि विश्लेषण का समय मेरे ख्याल में कुछ समाजशास्त्रियों को इस पर विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे आदमी सोच कैसे सकता है। इसको हम तो रास्ते में जाते हैं, सही बताऊं, और किसी गाड़ी के नीचे से कोई पिल्ला भी आ जाता है तो 10-15 मिनट में और उसमें रहता हूँ कि बेचारा अभी चल रहा था, अभी खत्म हो गया। और ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक शोध का समय है, शोध का विषय है। बहुत लगातार इस तरह घटनाएं हो रही और अलग अलग कारणों से हो रही, लेकिन अब उसके बारे में मेरे ख्याल में आप तो आपकी संस्था है, जरूर इस पर कुछ करेंगे, आपकी इस तरह के शोध और कुछ इस तरह के अध्ययन हों कि इसमें अवेयरनेस और संस्कृति का प्रसार हम कर रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को, जैसे आपने अपने गीतों के माध्यम से बताया, हम भी अपनी संस्था के माध्यम से छोटी छोटी सभाएं करके महिलाओं को इकट्ठा करके, क्योंकि महिलाओं के अंदर भी इस जो उनके साथ होता है उसी का प्रतिशोध अब कुछ महिलाओं के अंदर भी आ रहा है, जो अपने पतियों को काट दे रही है, ये कर दे रही हैं। तो मैं अब समय की एक पाबंदी है, समय की अपनी एक सीमा है,
हम आज जल्दी जल्दी में संजय सिंह जी से मुलाकात के लिए यहाँ आए और इन्होंने मुझे सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इन्होंने समय दिया। और मित्रों, ऐसी बहुत सारी कविताएं संजय जी की हैं जिसको आप अगर, आजकल तो ज़माना है ईयरफोन लगा के आंख बंद करके अगर सुनेंगे तो आपका जीवन उसमें जीवंत हो जाता है। बहुत सारी कविताएं हैं और मैं इस चीज़ को आपसे निवेदन करूंगा कि आप संजय सिंह डालिए, भोपाल डालिए, आपको इनकी कविताएं मिलेंगी। कहीं से कोई भी कविता मिले आप सुनिए, आपको जीवंत अपने परिवार से जोड़ने वाली कविताएं मिलेंगी। मुझे भी सौभाग्य मिला है 2 कविताओं, आपकी 2 गीतों का मैंने अपना स्वर दिया है और वो बहुत चले हैं गीत। और मैं चाहूँगा कि और भी अच्छे गीतों की परमिशन दें तो मैं अपनी आवाज़ दे के उसे आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। जल्दी ही हम किसी दूसरे मकाम पर आपसे मुलाकात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे अनुमति लेंगे, विदा लेंगे। आप अपने परिवार का और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपसे, आपके परिवार से आपकी कहीं ज़्यादा ज़रूरत हम कलाकारों को है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष।